तो स्पाइनल स्ट्रक्चर मींस Ab2O4 फॉर्मूला होगा, एक डाइवेलेंट होगा, एक ट्राइवेलेंट होगा, एक ऑक्साइड आयन होगा। ऑक्साइड फॉर्म CCP लैटिस और FCC लैटिस। जब भी ऐसे सेंटेंस लिखे रहते हैं तो दे आर टेलिंग यू Z इक्वल टू 4 होता है फॉर FCC, ऑप्शन तो 4 है। तो लिखता है, अच्छा बताओ, अगर Z 4 है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने होंगे? 8। नंबर ऑफ ऑक्टेट कितने होंगे? 4। A ऑक्यूपाइज 1/8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड। अब खुद सोचो, अगर 1/8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड होगा तो कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड होंगे? 1। तो ये 1 ऑक्यूपाइड किया हुआ है। श्रीपति की बात देख लीजिएगा, हम भी एडमिट कर देंगे, आप भी एडमिट कर दीजिएगा थोड़ा। तो लिखता है B ऑक्यूपाइज हाफ ऑक्टाइडल बॉन्ड। B पे क्या चार्ज है? +3। हाफ ऑफ ऑक्टाइडल बॉन्ड कितने हैं? 2। ये 2 आ गया। और O4 है ही, ये O हो गया। तीसरा फॉर्मूला तो आपको बोल देंगे A occupies half of 1/8 tetrahedral bond, B occupies half of octahedral bond। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? अब यहाँ पे चार्ज बैलेंसिंग भी देख लीजिए। अगर A1 है तो चार्ज कितनी है? +2। अगर B2 है, चार्ज क्या है? +6। और ऑक्सीजन -2 है तो चार्ज क्या हो गया? -8। टोटल चार्ज क्या हो गई? न्यूट्रल। टोटल चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रल। तो फॉर एनी आयनिक सॉलिड, फॉर एनी आयोनिक सॉलिड चार्ज क्या होना चाहिए? शुड बी न्यूट्रल। मतलब टोटल पॉजिटिव should be equal to total negative। इनवर्स पैनल में, इनवर्स पैनल में जो एक्सप्रेशन दिया उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। टेकिंग एग्जांपल Fe3O4। Fe3O4 is composed of Fe2O3 dot FeO। Fe2O3 तो कितने Fe2 प्लस हैं? अच्छा, अगर मैं ऑक्सीजन को काउंट करूं, ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन 4 है। Fe2 प्लस कितने हैं देखा जाए तो? ये 4 है ऑक्सीजन। Fe2 प्लस कितने हैं? फॉर एवरी 4 ऑक्सीजन आइटम 1 है। Fe3 प्लस कितने हैं? 2। तो देखा जाए तो ऊपर जैसा एग्जांपल है, तो नीचे में सेम ही मेटल के दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऊपर डिफरेंट मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये हो गया। इंपॉर्टेंट इज व्हाट कि 50% Fe3 प्लस, मतलब कितने Fe? 1 Fe3 प्लस ऑक्यूपाइज 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो 1 टेट्राहेड्रल बॉन्ड में कितने Fe3 प्लस प्रेजेंट है? 1। रिमेनिंग Fe3 प्लस दैट इज अगेन 50%, दैट इज अगेन 1 Fe3 प्लस। अगर मैं एक यूनिट सेल की रेफरेंस में लूँ, फॉर 1 यूनिट सेल एंड ऑल Fe2 प्लस, ये कितना है? ये भी 1 ही है, आर प्रेजेंट इन half of octahedral bond। What is half of octahedral bond? 2, because octahedral bond 4 होते हैं, है ना? इन FCC ये क्लियर है कि नहीं बताइए? FCC में हेलो, क्लियर है कि नहीं? तो 1 Fe2 प्लस ऑक्यूपाइंग व्हाट? 1 octahedral bond। 1 Fe3 प्लस ऑक्यूपाइंग व्हाट? 1 octahedral bond। 1 Fe3 plus occupying what? 1 tetrahedral bond। And oxygen is occupying what? FCC unit cell। मतलब कितने? 4। FCC के लिए Z की वैल्यू क्या होती है? 4। तो मेंटेन द चार्ज न्यूट्रलिटी, अभी भी चार्ज न्यूट्रल होगा। देखिए
बंटी गैस चालू है जब ये दोनों भी हो गए। डन सब लोग यहाँ तक। एक बार डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। ये लैटिस जो हमने NaCl का लास्ट क्लास में थोड़ा रश में किया था, एक बार फिर से कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड, डिफरेंट टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड, NaCl सॉलिड। आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे, अपने फोन में रखेंगे हमेशा। NaCl टाइप, तो Cl माइनस ऑक्यूपाइंग कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर, मतलब Cl माइनस इज फॉर्मिंग व्हाट, FCC लैटिस। तो कितने Cl माइनस होंगे, नंबर ऑफ Cl माइनस पर FCC यूनिट सेल कितने होंगे, 4। Na plus occupy octahedral voids, all octahedral voids in FCC lattice. तो Na plus कितने होंगे, बोलो। 6 कैसे हो जाएगा बच्चा, दो। अब फिर से आसान चीज बतानी पड़ेगी। FCC के लिए Z की वैल्यू क्या है, 4। ऑक्टा डबल कितने होते हैं, 4। टेट्रा डबल कितने होते हैं, ये भी तो 4 ही होगा ना। यस सर। नहीं समझे, सर समझे सर। तो एक यूनिट सेल में कितने Na प्लस है, 4। कितने Cl माइनस है, 4। तो Na4Cl4 क्या बन गया, ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का फॉर्मूला बन गया। तो कितने Na प्लस कितने Cl माइनस हैं, कितने NaCl यूनिट है, NaCl इज प्रेजेंट इन, बोलिए, 1 यूनिट सेल, सिंपल। एनी डाउट, Na plus present in what, octahedral void, what is the coordination number of octahedral void, 6 होता है ना, सराउंडिंग 6 पार्टिकल्स। अब मुझे प्रूव करो कि हाउ, जैसे यहाँ देखो ये क्या है Cl माइनस और ये क्या है Na प्लस, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, रिकॉल कर लेते हैं। कहाँ का मिलता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, FCC में। इन FCC octahedral void is present at body center और एड सेंटर में मिलता है। देखो ना, बॉडी सेंटर में भी है और एड सेंटर में भी है, सारे सेंटर में सिंपल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस तो क्लियर था कि Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, 6 पार्टिकल सराउंड करते हैं तो 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl मैंने 6 क्यों होगा, ये बताइए, उसका आंसर करिए, क्या रीजन होगा उसका।
समझ में आया? देख कैसे, ये अगर Cl माइनस है तो ये इसको टच करेगा, जो आपको बताया था। ये क्या होगा H, ये क्या होगा R, ये होगा वॉइड का 2R, और ये क्या होगा R, तो R प्लस R शुड बी इक्वल टू व्हाट, A। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, R प्लस R इक्वल टू A/2, R प्लस प्लस R इक्वल टू A/2, वही किया उन्होंने। अब ये इसको सराउंड, मैंने क्या कहा था कि कटायन, तो वॉइड में रहने वाला पार्टिकल सराउंडिंग को डेफिनेटली टच करेगा। ये जो वॉइड है इसको टच करेगा, ये जो वॉइड है इसको टच करेगा, ये जो वॉइड इसको टच करेगा, बगल में होगा वो भी टच करेगा, ऊपर होगा वो भी टच करेगा। कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं Cl माइनस को? 6 पार्टिकल टच कर रहे हैं ना Na प्लस के। हेलो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया Cl माइनस का? 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स, ऑब्वियसली Cl माइनस विल टच Na प्लस फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी? A/2। ये दोनों टच करेंगे तो R Na plus will touch what? RCl minus becomes what? A/2। सेम ZnS में, ZnS में सल्फाइड आयन ऑक्यूपाइंग दी मेन पोजीशन FCC है। अगर ये FCC है तो ये कितना होगा 4, and Zn2 plus occupying alternate tetrahedral bonds। बस थोड़ा एडमिट कर देना बेटा, alternate tetrahedral bonds। अगर alternate tetrahedral bond है तो हाफ tetrahedral bond में ऑक्यूपाई कर रहा है, half of tetrahedral bond, that is half of 8, that is 4। तो जिंक भी कितना होगा? 4 ही होगा। Zn4S4 हो गया ना। आपको बताया था कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड और पार्टिकल्स में क्या रिलेशन था? R tetrahedral bond plus R particle should be always equal to what? √3/4 AFCC। कल बॉन्ड पढ़ाया था ना अच्छे से। तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड में क्या था? Zn, और लैटिस कौन बना रहा है? सल्फाइड। हो गया आंसर। अब बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। सवाल ये है कि अगर जब छोटे क्यूब में इसको कट करोगे तो जो वॉइड क्रिएट होगी वही पार्टिकल होगा। और ऑल्टरनेट में, और जिंक ब्लेड में क्या होता है? ऑल्टरनेट में टेट्राहेड्रल बॉन्ड अवेलेबल है। टोटल 4 टेट्राहेड्रल बॉन्ड होंगे ऊपर, टोटल 4 टेट्राहेड्रल बॉन्ड होंगे नीचे। तो ये अगर सल्फाइड है तो ये जो पार्टिकल है कितने क्यूब से घिरा हुआ है? 8 क्यूब से। अगर एक बड़े क्यूब, अच्छा 8 बड़े क्यूब से घिरे होंगे तो 8 छोटे क्यूब से भी घिरे होंगे ना राजेश? हेलो, कॉर्नर का पार्टिकल कितने क्यूब में शेयर्ड है? 8 क्यूब में शेयर्ड है। अगर 8 क्यूब में शेयर्ड है then also you assume that कि 8 स्मॉल क्यूब में शेयर्ड है, और हर स्मॉल क्यूब के बॉडी सेंटर में क्या प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल बॉन्ड। but tetrahedral bond is not present in all the position, it is present at alternate। how many tetrahedral bonds are occupied by Zn2 plus? only 4 surrounding Zn2 plus। तो Zn2 plus कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गई? 4 हो गई। सल्फाइड की तो 4 होगी बिकॉज, सॉरी सल्फाइड की 4 हो गई। Zn2 plus कहाँ प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल बॉन्ड में, उसका तो 4 होता ही है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड? 4। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड? तो वॉइड में जो रहने वाला पार्टिकल, उसको तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, फटाक से बता दें। फ्लोराइड टाइप। अब देखो फ्लोराइड और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, Ca2 प्लस FCC बना रहा है। ये क्या होगा? Z। सब लोग है ना? हेलो। और F माइनस ऑक्यूपाइंग ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड, तो सारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड ऑक्यूपाई होगा। अब मुझे बताओ, अगर ये Ca2 प्लस है, इट इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स, इट इज आल्सो शेयर्ड बाय 8 स्मॉल क्यूब्स। हर स्मॉल क्यूब में टेट्राहेड्रल बॉन्ड होगा। इट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स? 8, और सब में F माइनस प्रेजेंट है, तो F माइनस कितने हो जाएंगे? 8। फॉर्मूला क्या होगा? Ca4H4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल बॉन्ड, वो तो 4 होगा, बट व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 प्लस? 8 हो जाएंगे। हेलो, क्लियर ना?
Yes, sir. एंटी फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड Na2 होती है, जस्ट अपोजिट। फ्लोराइड में Ca2 प्लस क्या बना रहा था, FCC, और F माइनस कहाँ था, ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड। एंटी फ्लोराइड में जो O2 माइनस है वो बनाएगा FCC, और Na प्लस कहाँ प्रेजेंट होंगे, ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड में। तो अगर Ca2 FCC बना रहा है तो ये Z है, तो F माइनस कितना है, 8, तो शीशा शेयर नहीं है। यहाँ पे ये कितना है, 4, और Na प्लस कितना हो जाएगा, 8। फॉर्मूला क्या होगा, Na8O4 Na2 Ca4F8 CF2, सिंपल। अब Li2 ले लो, Na2 बात बराबर है। सिंस टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट है, ये रिलेशन तो चेंज नहीं होगी। टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट है तो ये रिलेशन चेंज, बोलो, नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे Zn लिख दिया इन्होंने गलती से। CSCl टाइप, CSCl में देखिएगा, जो Cl माइनस है फॉर्म्स सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक मतलब क्या होता है, पार्टिकल कहाँ रहते हैं, कॉर्नर, ऑल कॉर्नर। तो Cl कितना होगा, ओनली 1, और बीच में कौन सी वर्ड है, क्यूबिकल वर्ड है। बीच में क्या है, क्यूबिकल वर्ड। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने क्यूबिकल वर्ड है, एक ही है, एक यूनिट सेल के अंदर, नॉट मॉलिक्यूल के अंदर 1, तो 1 CS प्लस एंड 1 Cl माइनस। अच्छा, ये जो CS प्लस है वो सबको टच करेगा, सराउंडिंग को टच करेगा। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस, 8, बट कैन यू टेल मी व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस। सर इसको भी 8 से करते हैं। क्यों 8 होगा बताओ, बोलिए, कोई बात नहीं, गलत सलत जो होने दीजिए, बोलिए, कोशिश करिए। सर 8 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा नहीं, बोलो, सर 8 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 8 क्यूब नहीं। में शेड होगा, और हर क्यूब में बॉडी सेंटर होगा, हर क्यूब में बॉडी सेंटर में क्या होगा, CS प्लस होगा। इट विल टच, इट विल गिव दिस। नाउ आपको मैंने कहा था कि दोनों सब टच करेंगे, तो ये टच करेंगे तो ये क्या होगा, R, ये क्या होगा 2R, और ये क्या होगा R। ये R बेसिकली किसका है, Cl माइनस का, या किसका है, Cl माइनस का। ये स्मॉल r किसका है, CS प्लस का। और ये पूरा पूरा लेंथ क्या है, √3 है। √3 शुड बी इक्वल टू R प्लस R ट्वाइस। तो R प्लस R क्यूबिकल वर्ड में बताया था मैंने आपको ऑलरेडी, √3 वर्ड टू, बट ये सिंपल क्यूबिक था। R किसका, CS प्लस, R किसका, Cl माइनस, इक्वल टू √3 FCC अपॉन, ये सारे लैटिस डिस्कस हो गए।
डाउट यहाँ तक बताइए। हाँ सर। अब पॉलीमॉर्फिज्म याद है? पॉलीमॉर्फिज्म याद है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट तो नोटबुक में लिखिए डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक ही एग्जांपल पढ़ना है। डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर ZnS। ZnS दो फॉर्म में मिलते हैं, जिंक ब्लेंड वर्ड साइड। जिंक ब्लेंड FCC होता है, ये SCP होता है। जिंक ब्लेंड में सल्फाइड आयन क्या फॉर्म करता है? FCC एंड जिंक 2 प्लस ऑक्यूपाई ऑल alternate tetrahedral bond। सल्फाइड कितने होंगे? 4। Zn2 प्लस कितने होंगे? 4। ऑल्टरनेट का मतलब क्या? हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड। HCP है, इसमें सल्फाइड फॉर्म्स HCP यूनिट सेल एंड Zn2 प्लस सेम स्टेटमेंट, कुछ अलग नहीं। तो फिर डिफरेंस क्या है? सब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सल्फाइड अगर फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे Z6 होता है, Zn2 प्लस कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल विल बी व्हाट? Zn4S4। और वर्ड साइड का फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? लिखिए लिखिए डन। क्लियर है? आते हैं डिफेक्ट पे बेटा, डिफेक्ट्स पढ़ लेते हैं। एक की और करा देते हैं आपको, मैं लास्ट में कराना भूल गया, आपको करा देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड क्या आप लिखेंगे? इट इज सिमिलर टू जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जब जिंक ब्लेंड बोलूंगा
तो जिंक ब्लेंड का मतलब ही क्या है? हमारे पास अगर जिंक ब्लेंड बोलूंगा तो जिंक ब्लेंड बोलते ही ये रिजल्ट है दिमाग में। और जिंक ब्लेंड में Zn2 प्लस कितने हैं? 4। और सल्फाइड कितने हैं? 4। डायमंड में सिर्फ कार्बन ही रहता है, तो इट इज सिमिलर टू जिंक ब्लेंड। लोकेशन ऑफ Zn2 प्लस सल्फाइड एंड बोथ आर ऑक्यूपाइड बाय कार्बन। तो Z कितना हो जाएगा? Zn भी 4 है, सल्फाइड भी 4 है, और दोनों जगह पे कार्बन है। 4 + 4 8 हो जाएगी। और हम पता है Zn2 प्लस प्लस S2 माइनस √3/4 FCC। Zn2 प्लस भी कार्बन है, सल्फर भी कार्बन है, तो Rc ये क्या हो गया? बोलो। रेडियस ऑफ कार्बन 10 10 10, और ये क्या हो जाएगा? 10 रेडियस ऑफ कार्बन। ठीक है ना? एनी डाउट? बोलो। नोटबुक में लिखिए, लिखिए, लिखिए नोटबुक में, फिर बताते हैं। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला वही लगा दिया हमने। 3 × 4/3 Rc रेडियस ऑफ कार्बन क्यूब 8 Rc अपॉन √3 लगा दिया। सिंप्लीफाई किया, √3π/16 वन हाफ ऑफ √3π/8। √3π/8 की वैल्यू 0.68 होती है पैकिंग फ्रैक्शन ऑन BCC। यहाँ पे उसका हाफ होता है, तो डायमंड का पैकिंग फ्रैक्शन होगा 34%। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ इज दिस। कंप्लीट करिए इसको। जो जिंक ब्लेंड होता है ना, जिंक ब्लेंड का एक और नाम है, वो भी लिख लीजिएगा। स्फारेलाइट। स्फारेलाइट। स्फालेराइट। ब्लेंड बोल सकते हैं, जिंक ब्लेंड बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं।
हो गया बेटा। डिफेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। डिफेक्ट ज़्यादा टफ नहीं है, डिफेक्ट्स को हम खत्म कर सकते हैं बड़ा जल्दी। डिफेक्ट्स में दो तरह के डिफेक्ट्स है। पहले तो ये पॉइंट डिफेक्ट है। तो व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट? मान लो एक लैटिस के अंदर एक पर्टिकुलर आयन या पर्टिकुलर कैटायन मिसिंग है, तो हम पॉइंट डिफेक्ट बोल देंगे। और अगर एक लाइन में ही सारे डिफेक्ट्स मिसिंग है तो लाइन डिफेक्ट बोल देंगे। तो एक प्लेन में सारे पार्टिकल्स मिसिंग है तो प्लेन डिफेक्ट बोल देंगे, लाइक दिस। पर हमें पढ़ना पॉइंट डिफेक्ट है, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोशियोमेट्री का मतलब होता है डिफेक्ट अगर आ गया तो फॉर्मूला विल नॉट चेंज, एम्पिरिकल फॉर्मूला विल रिमेन सेम। यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विल चेंज। तभी नॉन स्टोशियोमेट्रिक हो गया। स्टोशियोमेट्रिक में फ्रैंकल और शॉर्टकी दो पढ़ने होते हैं। नॉन स्टोशियोमेट्रिक में मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी पढ़ने होते हैं। डेफिशिएंट हो गया तो फॉर्मूला बदल जाएगा डेफिनेटली, बट स्टिल इन ऑल द केसेस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, हेलो राजेश देयर? Yes, sir. हाँ बेटा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। ये पहला स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में लिखा है इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। ये सिर्फ इस तरह के सॉल्ट के साथ वैलिड है। मतलब अगर m+x है, जो अनायन होगा वो क्या होगा? -x। तो इसका इम्प्रूव वर्जन क्या होगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मिसिंग शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज मिसिंग। तभी तो मेंटेन रहेगा ना। अगर एक Cl2+ है, 2 Cl- है, तो एक Cl2+ के साथ 2 Cl- निकालना पड़ेगा ताकि फॉर्मूला मेंटेन रहे। और आपने एक Cl2+ निकाला, एक Cl- निकाल दिया, एक Cl- छोड़ दिया, तो Cl एक्सेस हो जाएगी ना, फॉर्मूला विल चेंज। बात समझ में आई? हेलो? ठीक है। क्लियर? ज़्यादा क्लियर है? ठीक है। तो बेटर बेटर सेंटेंस ही होगा, पर एनसीईआरटी में वही मेंशन्ड है ना। देखो, कॉमन इन सॉलिड्स व्हिच हैव लेस डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयंस। रिकॉल करना, साइज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ अनायन 0.155 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या थी? 3। 0.225 है। ये पूरा टेबल ही बना था, इसलिए अभी इतनी जरूरत नहीं है। टेबल अगर है तो दिखा देते हैं। ये अगर 0.155 और 225 के बीच में है, और टेबल मैंने भी लिखा था क्लास में, आपको क्लास में दिखाया था ना। ठीक है। कल का क्लास का नोट शेयर किया था कि मैंने, मुझे याद नहीं है यार। कल का क्लास नोट शेयर किया था हमने। हाँ देखिए, ये वाला, ये सबसे अच्छा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगर, अब देखो, किस केस में, कौन सा वॉइड केस में डिफरेंस बिटवीन दी वॉइड, मतलब वॉइड में रहने वाला पार्टिकल और सराउंडिंग पार्टिकल में डिफरेंस ज्यादा है? साइज डिफरेंस सबसे ज्यादा लीनियर वॉइड में, सबसे कम किस में है? बिकॉज जितना ज्यादा R/R ज्यादा होगा, जितना ज्यादा R/R ज्यादा होगा, उतना ही डिफरेंस कम होगा, है कि नहीं? बताइए। R/R जितना ज्यादा होगा उतनी डिफरेंस क्या होगी? कम। कम होगी। तो R/R, देखिएगा, R/R को जनरली एक्सप्रेस करते हैं R+/R-। ये हो गया रेडियस रेशियो। तो R+ होगी, वो क्या है, क्या डिनोट कर रहा है? साइज ऑफ
स्मॉल आयन है, कटायन नहीं। CF2 में उल्टा हो जाता है बेटा। सभी केसेस में ठीक है कि स्मॉल आयन क्या कटायन होती है, लेकिन CF2 में स्मॉल कटायन, स्मॉल आयन कौन सी है? F माइनस है। CF बाकी सभी में ऑलमोस्ट इन ऑल द एग्जांपल्स अनायन इज बिगर, बट CF2 में Ca2 प्लस क्या है? बिगर। बस ये एक डिफरेंस, अदरवाइज सब में डिफरेंस नहीं है। तो अगर R अपॉन R, ये क्या है? साइज ऑफ बिगर आयन जनरली अनायन। अगर ज्यादा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगी? ज्यादा। तो डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ आयंस क्या होगी? कम होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 8 केस में जो हायर वैल्यू है, उस केस में मुझे शॉर्टकट डिफेक्ट मिलता है। डिफरेंस कम होनी चाहिए। इट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। जो वैकेंसी आ जाती है उसमें सबसे यूनिक है AGBR। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते ही है, हर बार ही पूछते हैं, मेडिकल में तो खासकर। AGBR में शॉर्टकट डिफेक्ट है। AGBR में दूसरा डिफेक्ट भी होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। यहाँ पे लार्ज डिफरेंस इन साइज, मतलब R अपॉन R क्या होगा? लो। कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगी? लो। साइज डिफरेंस क्या हो जाएगा? साइज डिफरेंस हो जाएगी ज्यादा। ठीक है ना सब लोग? अब समझने वाली बात यह है कि डिफेक्ट में होता क्या है। डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कटायन है वो अपने पोजीशन से मूव कर जाता है, कहीं और चला जाता है। अब जहां जहां पे पार्टिकल ने ऑक्यूपाई करके रखा है, वो तो पोजीशन हो गई पार्टिकल्स की। जो जगह वेकेंट है उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। व्हाट इज इंटरस्टिशियल साइट? void other than position of cation at, जहाँ पे कटायन अनायन नहीं है, जो जगह हो गई वो इंटरस्टिशियल साइट हो गई। वहां पे वो कटायन मूव कर जाता है। कटायन ही छोटा होता है, कटायन मूव जनरली कटायन छोटा होता है, कटायन मूव कर जाता है। तो नो चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी कम नहीं होती है। और यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी? निकल जाता है, मिसिंग है, तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई। ऑल्सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो गई? जैसे आपने वैकेंसी क्रिएट किया, तो इस वैकेंसी में क्या आना चाहेगा? दूसरा अनायन, दूसरा कटायन मूव करने का ऑप्शन मिलता है उसको। और मूवमेंट ऑफ आयंस ही रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? कंडक्टिविटी के लिए। फ्रैंकल में ऐसा नहीं है। फ्रैंकल में तो जगह खाली हो गई, मिसिंग नहीं है। पर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, स्लाइटली बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा नहीं, प्लस स्लाइटली बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाएगी? बिकॉज जहां से पार्टिकल निकल गया वहां पे दूसरा पार्टिकल आना चाहेगा, तो मूवमेंट करने का मौका मिल रहा है। हेंस AGI विल शो फ्रैंकल डिफेक्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जनरली फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाते हैं, 6 और 8 वाले शॉर्ट के दिखाते हैं। AGBR दोनों दिखाता है। देखिए ऊपर भी AGBR है। नॉन स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट तभी पॉसिबल है जब कटायन वेरिएबल ऑफ स्टेट शो करेंगे। FeO में Fe क्या होना चाहिए था? +2। Fe क्या होना चाहिए था बताइए? +2 होना चाहिए था। और ऑक्सीजन -2 तो होगा ही। पर अगर ये एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए Fe 0.95 हो, इस फॉर्म एग्जिस्ट करता है, मतलब कुछ गड़बड़ है। अच्छा, अगर FeO कंप्लीटली होता तो 100 ऑक्सीजन के साथ कितने Fe होते हैं? 100। तो अगर ये होता तो कितने होते? बोलिए। 95 Fe। और मैं क्या, मुझे कहना है कि चार्ज तो न्यूट्रल है, इसका तो चार्ज न्यूट्रल होगा, इसका तो चार्ज न्यूट्रल होगा ना। पर इसका भी चार्ज न्यूट्रल है, ऐसा तो नहीं हो सकता।
बोलो, मुश्किल है थोड़ा होना। और उसको एक्सप्लेन हाँ। करने का तरीका क्या है कि 95 एफई में सारे Fe2+ नहीं है, कुछ Fe3+ भी है। ये आपको कराया था मोल कॉन्सेप्ट रेडॉक्स वॉल्यूमेट्रिक के टाइप का, सेम क्वेश्चन। तो कुछ Fe2+ को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, Fe3+। Fe3+ से। इससे चार्ज तो मेंटेन हो गया और वैकेंसी क्रिएट हो गई। वैकेंसी क्रिएट होगी मतलब क्या हुआ, एक पोजीशन पे कटायन कम हो गए। तो उसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। देखिए 3Fe2+ का चार्ज क्या होगा, +6। अगर 3Fe2+ में हमने 2 Fe3+ डाल दिए तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। एटम तो कम हो गए ना, चार्ज तो मेंटेन है, एटम तो कम हो गए। यस सर। अब सेम सिचुएशन, अगर Fe0.95 हो तो 100 ऑक्सीजन पे 95 Fe होगी, कितनी वैकेंसी होगी, 5। 5 होगा ना। अगर FeO रहता है फॉर्मूला तो 100 ऑक्सीजन के साथ 100 Fe रहता, और फॉर्मूला क्या है, तो 100 ऑक्सीजन के साथ कितने Fe है, 95। कितने 95। वैकेंसी होगा, कितने वैकेंसी हो गए, 5 वैकेंसी। तो 1 वैकेंसी अगर क्रिएट हुआ तो कितने Fe3+ यूज किया था हमने, 2। तो 5 वैकेंसी का क्रिएट हुआ, कितने Fe3 यूज करने पड़ेंगे, 10। 10। तो 95 Fe में कितने Fe3+ हैं, 10। और कितने Fe2+ होंगे फिर, 85। तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 95 में 85 है तो 0.95 में 0.85 है। एनी डाउट, नो सर। तो नो दिस इज सर। एक्चुअल फॉर्मूला। ये हो गया फास्ट मेथड निकालने के लिए वैकेंसी से, ये हो गया फास्ट मेथड। अब जो बोर्ड लेवल पे पूछते हैं वो मेथड क्या था, कि 100 ऑक्सीजन में -200 होगा, तो 95 Fe में +200 होगा। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि 95 Fe में X Fe2+ है, 95 - X Fe3+ है। तो टोटल चार्ज क्या होगा, 2 × X + 3 × 95 - X, क्योंकि Fe3+ X3+ चार्ज मिलेगी। तो सिंप्लीफाई करोगे तो X = 85 आएगा। तो परसेंटेज Fe2+ क्या हो जाएगी, 85/95 × 100। परसेंटेज Fe3+ क्या हो जाएगा, 10/95/100 इन आउट ऑफ 95 Fe। एग्जाम्पल देखिए अच्छे से।
ठीक है बेटा यहाँ तक? यस सर। मेटल डिफिशियंसी हो गया। अब मेटल एक्सेस पे खेलना है। मेटल एक्सेस समझने की कोशिश करिए। मेटल एक्सेस में अब खुद सोचो, अगर सॉल्ट है कोई, कटायन अनायन बना हुआ है, मेटल एक्सेस बोलूं या अनायन डेफिशिएंट बोलूं, दोनों सेम या डिफरेंट है बताइए? बोलो। मैं बोलूंगा अनायन मिसिंग या कटायन ज्यादा, दोनों सेम या डिफरेंट है बताइए? सेम है सर। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। सर सेम है। सेम है। लेकिन जो जो मेथड्स हम लोग समझेंगे वो थोड़ा क्या होगा, अलग होगा। पहला एग्जांपल है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अनायन। देखो, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अनायन और ड्यू टू एक्सेस ऑफ कटायन, बात तो मतलब सेम ही है। डिफिशिएंट अनायन हो जाए और एक्सेस कटायन हो जाए, एक्सेस कटायन तो फिर से अनायन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो बिल्कुल अलग प्रोसीजर से होता है। समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा। एक हमारे पास रेफरेंस क्रिस्टल है NaCl का, फिर कटायन है ना, पॉजिटिव निगेटिव क्या है, कटायन अनायन है बस। हमने क्या किया, इसको NaCl को हीट किया सोडियम वेपर्स में, तुम्हें येलो कलर दिखती है। पहले तो ये देख लो कि येलो कलर इज ड्यू टू व्हाट, तो बोलोगे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अनायन। सिंपल, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो जब हीट करूंगा, सोडियम क्या होती है, सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, लो होता है। उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो Na+ नया फॉर्म हुआ। तो रेफरेंस क्रिस्टल के ऊपर क्या डिपॉजिट हो गया, रेफरेंस क्रिस्टल के ऊपर Na+ डिपॉजिट हो गया। और Na+ फ्री रह नहीं सकता, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्रिस्टल से अनायन चला गया, अनायन चला गया। तो अनायन में क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स कम हो, अनायन कम हो गया ना। यस सर। रेफरेंस रेफरेंस क्रिस्टल में ध्यान दीजिए, रेफरेंस क्रिस्टल में क्या हो रहा है। तो रेफरेंस क्रिस्टल में एक अनायन कम हो गया, और उस अनायन को मेंटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे सोडियम से वो आ जाएगा। तो टोटल चार्ज तो मेंटेन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक नेगेटिव देगा, Cl- भी एक नेगेटिव देगा, दोनों एक नेगेटिव देंगे। हेलो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर यस। अब रेफरेंस क्रिस्टल में क्या कम हो गया, एक अनायन कम हो गया, उसको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ गए।
जो इलेक्ट्रॉन आए उसको हम लोग एफ सेंटर करते हैं, कलर सेंटर करते हैं, ड्यू टू दिस कलर इज ऑब्जर्व। तो रेफरेंस क्रिस्टल में एक अनायन कम नहीं हुआ है, उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, और जो रेफरेंस था उसमें Cl- कम हो गया, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट व्हाट, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अनायन। सिमिलरली KCl को अगर के वेपर में हीट करोगे तो वायलेट कलर या लाइलेक कलर दिखेगा, LiCl को Li वेपर में हीट करोगे तो पिंक कलर दिखेगा। नेक्स्ट आता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ कटायन। ड्यू टू एक्सेस ऑफ कटायन में इसमें देखो कैसे होता है, इसमें एग्जांपल ZNO होता है, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में देगा, यही आना चाहिए। कोल्ड रहता है ZNO तो व्हाइट होती है, हीट करने से हॉट हो जाता है और येलो कलर दिखने लग जाती है। तो ZNO को अगर हीट करोगे तो Zn2 प्लस, मैं भी क्या बोल गया, ZNO इज व्हाट, येलो ऑन हॉट, हीट करने से येलो कलर में आ जाता है। तो ZNO को जब हीट करोगे तो कटायन एनायन अलग होते हैं, O2 माइनस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड तो गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड O2। बेसिकली जब हीट किया मैंने, यहाँ पे क्या मिल गया बताओ, एक Zn2 प्लस मिसिंग है और एक O2 माइनस मिसिंग है, तो नेट कोई मिसिंग है क्या बताइए, फॉर्मूला चेंज हुआ क्या? नहीं सर। नहीं हुआ। लेकिन फर्दर देखो क्या हुआ, जो Zn2 प्लस था वो छोटा था, स्मॉल। Zn2 प्लस इज व्हाट, स्मॉल। स्मॉल होगा तो वो कहीं भी इंटरस्टिशियल साइट में जा सकता है। तो Zn2 प्लस अपनी जगह से हट, एक दूसरे बाहर से जो दोनों को निकाल दिया पहले हमने, तो दोनों को निकाल दिया तो कुछ मिसिंग नहीं है, तो जो बाहर निकला Zn2 प्लस वो फिर से कहाँ आता है, अपनी लोकेशन पे ना आके इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। तो रेफरेंस क्रिस्टल अगर मेरा ये है, इफ आई टेक दिस रेफरेंस क्रिस्टल, इसमें क्या दिख रहा है मुझे, कटायन ज्यादा है अनायन ज्यादा है? कटायन। कटायन ज्यादा है, अनायन तो उड़ गया, अनायन बाहर निकल गया। तो बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ कटायन इट इज नोन एज व्हाट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ कटायन। और कलर होती है येलो, ये एग्जांपल पढ़ना है। ये जनरली ऑब्जर्व तब होगा, ऊपर कब ऑब्जर्व कर रहे हैं, शॉर्टकट इफेक्ट में, यहाँ मिसिंग हो जाती है, एक जगह छोड़ चला जाता है बाहर। क्यों चला जाता है, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइड में कोई जगह ही नहीं है रहने के लिए। शॉर्टकट में वही होता है। फ्रैंकल में क्या होता है, डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो जनरली मेटल excess defect due to excess of cation will be observed where Frankel defect is observed. Metal excess defect due to anion deficiency is observed where Schottky defect is observed. समझ में आया सबको? हेलो, यस सर। आपका होमवर्क रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा होमवर्क, सब एनसीईआरटी टेबल ही बता रहा हूँ, बुकलेट में भी दिया हुआ है। बुकलेट स्टार्ट करूंगा डिस्कशन करना। ये टेबल, टेबल 1.1 लिखते जाइए। सॉल्व एग्जांपल, इंटेक्स क्वेश्चन लिखो, लिख लो, इंटेक्स क्वेश्चन सारे करने हैं। फिर दूसरा टेबल, टेबल पॉइंट 1.2, फिर इंटेक्स क्वेश्चन आ गया, सारे करने हैं। सॉल्यूशन एनसीईआरटी कहीं भी मिल जाती है, शुड मेक अ नोट ऑफ इट फॉर एग्जांपल्स के, एंड नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटेक्स क्वेश्चन सारे। फिर ये टेबल, क्यूबिक में प्रिमिटिव बॉडी सेंटर फेस सेंटर्ड ही होता है, एंड सेंटर्ड नहीं होता। एंड सेंटर दो में होता है, ऑर्थोरॉम्बिक और मोनोक्लिनिक में, और थोर नहीं है, हाँ ऑर्थोरॉम्बिक है। उसका सब कुछ नहीं है, सब समझा चुके हैं बहुत अच्छे से, सब आसान है। डिफेक्ट डिस्कस कर लिया। डोपिंग इम्प्योरिटी डालने से भी डिफेक्ट होती है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखिए, ये भी डेटा याद करिएगा, यहाँ पे 10⁻6 शॉर्ट की पेयर्स पर सेंटीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर NaCl में। जो भी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब मान लो NaCl के क्रिस्टल में आपने डाल दिया SrCl2, NaCl के क्रिस्टल में आपने डाल दिया SrCl2, तो Sr2 प्लस विल गिव टू पॉजिटिव। तो कितने Na प्लस को रिप्लेस कर देगा Sr2 प्लस, एक Sr2 प्लस, टू मेंटेन द चार्ज न्यूट्रलिटी।
अगर Na प्लस है, इन दोनों को रिप्लेस करके आप Sr2 प्लस लगा देंगे तो कितने Na प्लस की जगह पे वैकेंसी आ जाएगी एक Sr2 के कारण? दो। एक। तो 1 Sr2 प्लस विल क्रिएट 1 वैकेंसी। इसी को इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं। हमने NaCl में इम्प्यूरिटी डाल दिया SrCl2, मतलब एक मोनोवेलेंट का सॉल्ट था, हमने डाइवेलेंट कैटायन डाल दिया। Cl तो मेंटेन ही रहेगा, लेकिन 2 Na प्लस की जगह पे हमने Sr2 प्लस डाल दिया। It occupies the site of one ion and the other site remains vacant. The cationic vacancy thus produced are equal in the number of the Sr2. जितने Sr2 plus होंगे उतने ही क्या होंगे, cationic vacancy भी create होगी। Same example, another similar example is the solution of this. AgCl में हमने क्या डाल दिया, impurity is CdCl। ये होमवर्क ये रहेगा, मेन होमवर्क ये है। 1.10 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कुछ भी पढ़ने के टाइम पे आप रीड करेंगे इन्फॉर्मेशन, जैसे देखो लिखा हुआ है एग्जाम्पल, जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, एनसीईआरटी से अंडरलाइन करेंगे। It is interesting to learn that a transition metal oxide shows remarkable marked difference in electrical property. TiO, CrO2, ReO3 सब कंपाउंड है, पर बिहेव किसकी तरह करते हैं, मेटल की तरह। रेडियम ऑक्साइड बिहेव लाइक मेटालिक कॉपर। तो ऐसे जो एग्जांपल्स मिल रहे हैं वो पढ़ने हैं आपको। ये दो सेक्शन छोटे छोटे पढ़ने हैं और सारे सॉल्ट एग्जांपल करिएगा। वन पॉइंट वन सिक्स करिए अभी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वो जो मेरे शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप 2 × x प्लस 95 - x × 3 इक्वल टू 200 वही मेथड से करिएगा। करिए इसको, 1 मिनट बाद आप करिए आप लोग। हेलो, हुआ क्या क्वेश्चन? ओरली करने थे, सेम लॉजिक से Ni2 प्लस Ni2 प्लस Ni2 प्लस Ni3 प्लस 4 होगा ना? Ni3 प्लस और वैकेंसी। तो 2 Ni3 प्लस ऐड किया तो 1 वैकेंसी क्रिएट हुआ। तो 4 होगा ना NH3 प्लस। चेक कर, हाँ होगा और क्या। 100 ऑक्सीजन में कितने निकल है, 98 निकल। कितनी वैकेंसी है, 2। 2। कितने Ni3 प्लस हो जाएंगे इसमें, 4। तो कितना Ni2 प्लस हो जाएंगे, 94। परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज Ni2 प्लस कितने हो जाएंगे, 94/98 इंटू 100।
ठीक है, एक और क्वेश्चन है 1.25 वाला। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1.25 वाला, पढ़िए क्वेश्चन को। ये दोनों पेपर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है, जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स सब इंपॉर्टेंट है ही, और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। डोप का मतलब इम्प्योरिटी डालना, इम्प्योरिटी डालना, एडिंग इम्प्योरिटी। डोपिंग। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए, सेम लॉजिक से 10⁻³ मोल परसेंट ऑफ SrCl2 है। तो 10⁻- मोल पर 100 है ना। तो 10⁻³ क्या होगा, SrCl2 पर मोल होगा। तो 10⁻⁵ क्या है,
moles of SrCl2, तो कितने SrCl2 होंगे? 10⁻⁵ इंटू Na SrCl2 होंगे, और हर पर्टिकुलर पर SrCl2 कितने वैकेंसी है? 1, तो कितनी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी? 10⁻⁵ इंटू Na वैकेंसीज पर मोल ऑफ NaCl, पर 100 मोल ऑफ NaCl पर मोल ऑफ। अभी हमने मेंशन नहीं किया कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालो, ये इसका एक लूप होल है क्वेश्चन का, पर क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या निकालना है? पर मोल ऑफ NaCl कितने वैकेंसीज क्रिएटेड है। समझ में आ गई बात? ये सोल्यूशन क्लियर हुआ? फिर समझाता हूँ। 10⁻³ moles of SrCl2 added per 100 mole of NaCl. 10⁻³ upon 100 SrCl2 mole SrCl2 added per mole of NaCl. कितने SrCl2 into Na करनी पड़ेगी, और per mole of NaCl, यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी व्हाट? 10⁻⁵ into 6.022 into 10⁻20, यही आंसर हो जाएगा। और 1.26 और 1.22 वो जो आप पढ़ेंगे 1.1 1.2 उसी से आंसर निकलेगा। हेलो, ठीक है, यहाँ पे सब लोग क्लियर हैं? ठीक है। सॉलिड स्टेट की बुकलेट एक्सरसाइज 1 मंडे को कंप्लीट कर लीजिएगा, मंडे तक। 1 करने में 1 घंटा भी लगेगा, और उसमें डेंसिटी वाला जो पार्ट है ना वो पहले मत करना, पहले सारे कर लेना, फिर डेंसिटी वाला पार्ट करना। समझ ओके गए सब सर। लोग? हो जाएगा? ठीक है। यस सर। देखिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अभी मेरे पास मेडिकल की बुकलेट है नहीं, बुकलेट दिख नहीं रही है। अब जो थ्योरी तो सेम ही होगी, थ्योरी में कोई डिफरेंस नहीं है। टू ट्राई टू लर्न द सॉल्ट एग्जांपल्स आल्सो। ये तीनों क्वेश्चन करिए अभी। 13 14 13 13 का दिखाइए, 13 का दिखाइए। और श्रीमती ये राजेश, कोई भी मुझे मुझे थोड़ा भेज देना बेटा आपकी तत्व को बुकलेट। हेलो, यस सर। कोई भेज दीजिएगा मुझे तत्व बुकलेट, ठीक है? तत्व बुकलेट सॉलिड स्टेट वाला एक्सरसाइज है, बुकलेट नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज। सर आंसर्स के साथ। हाँ मर्जी आपकी, पूरा एंड तक भेज रहा ना, तो रहेगा अपने पास भी, और डिस्कस करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके कुछ सर। नहीं है बताना, कोशिश करिए। किया सबने? इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोल दिया। ए कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर में। ए अगर कॉर्नर में प्रेजेंट है तो ए कितना है? 1। और बी कितना है? बी कहाँ प्रेजेंट है? फेस सेंटर पे कितना है? 3। अब कहता है कि यूनिट सेल में, हर यूनिट सेल में, और लिखना चाहिए ऑल यूनिट सेल, ईच यूनिट सेल, ए आइटम इज मिसिंग फ्रॉम 1 कॉर्नर। तो 1 माइनस कितना मिसिंग है? 1 कॉर्नर मिसिंग है। ए कितना हो गया? 7/8। और बी कितना है? 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
आसान है, बोलिए। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कंफर्म। 14 का बताइए, 14 का। सीसीपी का मतलब F6। तो इफ सिल्वर एटम्स ऑक्यूपाइड, नहीं सॉरी, कॉपर एट कंसीडरिंग सीपी, तो कॉपर कितना है 4। सिल्वर एटम्स ऑक्यूपाई द एज सेंटर, एज सेंटर की कंट्रीब्यूशन 10। तो गोल्ड कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में। बॉडी सेंटर एक ही होता है। फॉर्मूला क्या हो गया, CO4 Ag3 Au। 15 का बताइए। ऐसे सब क्वेश्चन हो गए सिंपल सिंपल फॉर्मूले वाले। जैसे ही BCC बोल दिया बेटा, और एक ही एलिमेंट है, 2 एलिमेंट होंगे तो वो नहीं वैलिड हो सकता है, पर अगर BCC बोल दिया एक ही एलिमेंट है, हमें क्या पता है कि 4r इक्वल टू √3a। एज लेंथ a दिया हुआ है, क्या निकालना है r। समझे राजेश। हाँ सर। अब देखो एनसीआर आपकी बुकलेट में टेबलर फॉर्म में सब दिए हुए हैं थोड़े थोड़े, वो टेबल आप रेफर कर सकते हैं, अच्छा है। अच्छा अच्छा दिया हुआ है। तो ये टेबल दिया हुआ है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, तो ये पूरा टेबल दिया हुआ है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। देखो कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन, फिर पैकिंग फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, डेंसिटी के फॉर्मूले, फिर सारे डिस्कशन लैटिस का अवॉइड कर, सब टेबल फॉर्म में दिया। एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, पर टेबल फॉर्म में दिया तो रिवाइज करना आसान है। तो दिस सेक्शन इज गुड, थियोरेटिकल रिवीजन के लिए अच्छा है। जो हम R/R पढ़ा करते थे वही मेरा R+/R- बन जाता है। और कुछ नहीं, वॉइड में छोटे पार्टिकल डालता हूँ, वॉइड में छोटा पार्टिकल डालूंगा, सराउंडिंग पार्टिकल बड़ा रहेगा, तो बड़ा पार्टिकल लैटिस बनाएगा, छोटा पार्टिकल वॉइड में जाएगा, वही R+/R- था। तो अपने एक्सरसाइज 1 एटलीस्ट 1 और 2 दोनों कंप्लीट कर लीजिएगा। 1 तो अच्छा, 1 तो डेफिनेटली कंप्लीट कर लीजिएगा, एक ही घंटा में हो जाएगा, 1 या 2 घंटा में हो जाना चाहिए मैक्सिमम। तो आपके पास आज कल परसों टाइम है, कोशिश करिएगा एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 कर लें मंडे तक एक्सरसाइज 1 कर लेंगे राजेश। हाँ सर। ओके चलिए। बाय सर।